के साथ। आइए, यहाँ युवा हैं, सबसे बड़ा मुद्दा युवा, जो कि विपक्ष हमेशा वार करती है भाजपा पे युवा के प्रति कि बच्चे बेरोजगार हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। तो यहाँ युवा है, युवा से बात करेंगे कि क्या ये सरकार बढ़िया है कि सरकार चेंज होनी चाहिए। युवा हैं, उनसे पूछते हैं। भैया क्या नाम है? अनुराग मिश्रा नाम है मेरा। तो मिश्रा जी, ये बताइए, जी विपक्ष पार्टी कह रही है ये सरकार युवाओं के प्रति कोई काम नहीं कर रही है, जी। पेपर लीक हो जा रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी इतनी है, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, पेपर लीक तो मुद्दा है, इसमें हम्म। कोई आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जी। पेपर लीक हुए हैं, चाहे हम्म। पुलिस का आपने देख लिया हो हम्म। या भी आरओ का हुआ है, ये हम्म। लीक हुआ है। लेकिन सरकार ने इस पर त्वरित कार्रवाई करके हम्म। एक टीम का गठन किया है और जांच करने की कोशिश की है कि ये हुआ लोपोल कैसे हुआ। क्योंकि आप देख रहे हैं कम से कम 50,000 60,000 वैकेंसियाँ थी और इसमें 50 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए थे। और एक तरफ 2024 लोकसभा का चुनाव भी है और कई कर्मचारी इसमें पेपर को लगाने में, पेपर को सेटअप करने में, उसकी व्यवस्था करने में लगते हैं और उससे भी ज़्यादा कर्मचारी लगते हैं इलेक्शन करवाने में। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे कुछ चूक सरकार से हुई है, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं, पूरा अपना समय देते हैं और आखिरी में पेपर लीक हो जाता है तो उनका मनोबल टूटता है और सरकार से भरोसा कम होता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये सेटबैक है वर्तमान सरकार के लिए। लेकिन फिर भी हमें अपने योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उन पर भरोसा है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। रही बेरोजगारी की बात, तो ये डिजिटल युग है। डिजिटल युग में अगर आपके पास मेरिट से ज़्यादा अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, जैसे आप हैं, अगर आपके पास यहाँ पे डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास अगर स्किल्स हैं तभी आप इस मीडिया में काम कर पा रहे हैं। अगर आपके पास एडिटिंग करने का, बोलने का तरीका ना होता, आपके पास सिर्फ मेरिट होती, तो आप इसमें काम नहीं कर सकते थे। तो सेम आज के डिजिटल युग में आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। भारत का युवा जो है अधिकतर वो डिग्री के पीछे भागता है, मेरिट के पीछे भागता है, स्किल्स के पीछे नहीं भागता। वहीं पे आप चाइना में देख लीजिए या फिर जितने भी यूरोपीय कंट्री हैं, वहाँ पे स्किल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वहाँ पे ये नहीं कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पीएचडी कर ली, उससे कोई मतलब नहीं है। मोदी जी का भी तो यही कार्य है, यही तो बोल रहे हैं कि डिजिटल होगा हमारा पूरा भारत। उनका तो यही कार्य कह रहे हैं ना कि हम डिजिटल करेंगे, तो कहाँ डिजिटल हो पा रहा है इतने समय? 2014 के पहले अगर आप देख ले पाए जी। होंगे तो आपको 2 GB मतलब 1 GB डेटा आपको 1 महीने के लिए मिलता था जी। 150 रुपये में। जी। 2G मिलता था। आज वही डेटा आज आपको मिल रहा है 15 रुपये में। 4G डेटा, जी। ठीक है, 15 रुपये में मिल रहा है। अब 300 रुपये में 2 GB डेटा आपको मिल रहा है 4G 30 दिनों तक। तो ये बताइए ये एक भैया, अभी तरीके से डिजिटल क्रांति है। राहुल जी का एक बयान आया है कि हम अगर आ जाएंगे, सरकार आ जाएगी हमारी, तो युवा जो हैं, जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, जो फेसबुक चलाते हैं, उनको महीने में 8,000 रुपये ऐसा कुछ देंगे। तो क्या 8,000 रुपये वो जो दे रहे हैं बच्चों के साथ, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? पहली बात तो उनको इकोनॉमिक्स की जानकारी नहीं है, जी। ठीक है। लोगों के दिमाग में है कि राहुल गांधी आएंगे और एक बहुत बड़ा बक्सा होगा, उसमें से निकाल के सबको बांट देंगे। अब एक बात बताइए, पैसे बांट देने से थोड़ी ना कुछ होता है, उतनी प्रोडक्टिविटी भी तो उस पैसे के रेशियो में आपके इकोनॉमी में होनी चाहिए। वो तो सबके कह पास रहे हैं पैसा हो आएंगे जाएगा। तुरंत गरीबी झट से हटा देंगे। कैसे यार, हट जाएगी गरीबी? आप प्रत्यक्ष तौर पे आपने देश में 60 से 65 सालों तक शासन किया है, गठबंधन की सरकार बनाई हो या आपने पूर्ण बहुमत सरकार बनाई हो, तब आपने एक झटके में क्यों गरीबी नहीं दूर कर दिया है? मतलब आपने चौथी पंचवर्षीय योजना से आप गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं, संपोषणीय विकास का नारा दे रहे हैं, लेकिन आज 2014 में जब आपकी सत्ता गई और 2 बार आप सत्ता से दूर हुए, तब आपको बेरोजगारी दिख रही है, तब आपको महंगाई दिख रही है, तब आपको दिख रहा है कि अब विधवा पेंशन मिलना चाहिए, वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। आपको हम दिखा दें कि यहाँ पे एक कॉलोनी बनी हुई है लाइन से। अब एक खंभा है जो आपको तार का, उसके बगल में इंदिरा आवास की कॉलोनी दिख रही है। कैमरामैन से कहेंगे अगर आप एक बार फोकस करें वहां पे, तो जो छोटी सी कॉलोनी दिख रही होगी खंभे के पास में, ये देखिए कांग्रेस के सरकार की है। और जस्ट उसके बगल में ये प्रधानमंत्री मोदी के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कॉलोनी बनी हुई है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार में कितना काम हुआ है और किस स्तर का काम हुआ है। ये क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 9 करोड़ लोगों को जो है ये घर मिल चुका है। अब एक परिवार में 5 लोग होते हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि 40-50 करोड़ लोगों को तो सिर्फ छत मिली है, इससे पहले नहीं मिली थी। तो ये बताइए भैया, छोड़ दीजिए सब कुछ, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? युवा साथ देगा कि नहीं देगा इस बार? पहली बात तो जो उन्होंने एक इंडी नाम से गठबंधन बनाया है, जी। उसमें ही पहली बात तो एकता नहीं है और उस गठबंधन ने ही इनको अभी जो है ये नहीं कहा है कि आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। दूसरी चीज़, इनकी पार्टी जो कांग्रेस है वो अभी खुद ही 272 सीटों पे नहीं लड़ रही है, तो ये कहाँ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाएंगे? क्योंकि 272 तो मिनिमम चाहिए आपको प्रधानमंत्री पद के लिए, आपकी पार्टी को, वो तो है ही नहीं है। उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में शासन कर रही है, उसके ग्राम स्तर से लेके बूथ स्तर से लेके प्रधानमंत्री तक जितने भी कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं, वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं। तो लोग उनको ध्यान देंगे कि ये जो चुनावी समय में निकल कर आते हैं इनको ध्यान देंगे? मेरे हिसाब से क्या कारण था अमेठी छोड़ के रायबरेली गए राहुल गांधी जी? देखिए, मेरे हिसाब से कि
कारण ये रहा कि इनको पता था कि उस बार जो इनको हराया था स्मृति ईरानी ने, वो डर इनके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं था। तो इनको लगा था कि अगर हम यहाँ से लड़ेंगे तो ये दूसरी बार हारना हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि मैंने अपना कैंडिडेट भेजा है, उनको डबल वोटों से हराएगा स्मृति ईरानी को, वहाँ जाना सोच रहे हैं बेकार ही है, अपने कैंडिडेट से हरवाएंगे उनको। जो किशोरी लाल शर्मा जी हैं, वो कांग्रेस के रायबरेली में स्ट्रेटेजिस्ट थे। स्ट्रेटेजिस्ट का मतलब कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, कौन सी गोटी कहाँ पे फिट करनी है। वो कोई राजनेता नहीं थे, वो एक तरीके से एक आप समझ सकते हैं अधिकारी थे। और अधिकारी और नेता में बहुत अंतर होता है। अधिकारी जो है वो कमरे में, इसी कमरे में बैठ के नीतियाँ बनाता है, लेकिन नेता जो है लोगों के संपर्क में रहते हैं, उसको ज़्यादा जानकारी होती है। किशोरी लाल शर्मा को तो लोग कल जाने हैं कि इनका जो है अनाउंस हुआ है नाम, और मीडिया जब उनसे पूछती है, अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि आपका नाम जो है आपकी पार्टी ने किया है अनाउंस, तो वो कहते हैं हमें तो इस बारे में जानकारी नहीं है, जबकि मीडिया पर्चा लेकर कह रही है सर आपका नाम अनाउंस हुआ है। अब इससे आप पता कर लीजिए कि इनके पार्टी के अंदर कितनी ज़्यादा शालीनता है या कितनी ज़्यादा इनके अंदर पंचुअलिटी है कि जिसका नाम ये अनाउंस कर रहे हैं उसको ही नहीं पता कि उसका नाम अनाउंस किया है पार्टी क्या ने। लग रहा है 400 पार होगा मोदी जी का? देखिए 400 पार एक रणनीति के तहत बोला गया, 400 पार तो किसी कंडीशन में नहीं हो पाएगा। इन्होंने कहा है कि 300 प्लस, 350 प्लस इनकी खुद की पार्टी बीजेपी पार करेगी। जो 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 इनकी खुद की सीट थी, एनडीए नहीं, बीजेपी की 303 सीट थी 2019 में। तो अब इस बीजेपी को ये 2024 में 350 ले जाएंगे, और एनडीए जो और पार्टियों का गठबंधन मिलकर होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये 400 पार जाएगा। विपक्ष तो कह रही है अगर इनकी सरकार बन जाएगी तो ये संविधान बदल देंगे, तो क्या ऐसा कुछ होगा इस सरकार में? आप एक बात बताइए, आप भी पढ़े लिखे हैं और भी लोग पढ़े लिखे हैं, अगर इनको संविधान बदलना होता तो क्या इनके पास मेजॉरिटी नहीं थी 2015-16 में? मोदी जी ने अभी कल ही बयान दिया ना कि हमें बदलना होता संविधान तो 400 सीटें तो अभी भी हमारे पास देखिए, हैं। संविधान बदलने के 2-3 तरीके होते हैं। एक साधारण बहुमत से तरीका होता है, एक पूर्ण बहुमत से तरीका होता है, एक होता है पूर्ण बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। इनके पास खुद ही 15 राज्यों में समर्थन है, सरकार इनकी चल रही है, इनके 300 से ज़्यादा सांसद हैं, राज्यसभा में इनका बहुमत 2021 में ही आ चुका था। इनको संविधान अगर रात में अगर इनको सपना है तो सुबह उठ के बदल सकते हैं। पैरामिलिट्री इनके पास, मिलिट्री इनके पास, 15 राज्यों की पुलिस इनके पास, किसकी औकात रोक लेने की संविधान बदलने से? जब उनको बदलना ही नहीं है और क्या करेंगे बदल के? तो विपक्ष तो यही चिल्ला रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा। क्योंकि विपक्ष को पता है कि जो है जनता थोड़ा सा भावनात्मक हो जाती है, ठीक है। मोदी जी अलग से चिल्ला रहे हैं अगर राहुल गांधी जी आ गए तो मुसलमानों का राज हो जाएगा, मंगलसूत्र बिक जाएगा, तो क्या वो प्रधानमंत्री उनको ये सब बोलना चाहिए? देखिए, हाँ। देखो, गलत पे हर इंसान को बोलना चाहिए, वो प्रधानमंत्री हो या आप हैं या हम हैं। देखिए, उन्होंने जो प्रधानमंत्री जब बात बोलते हैं वो बिना फिगर के, फैक्ट के। तो आप हमें देख सकते हैं, अभी हम गांव में ही हैं, एक भैया हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम तो भैया राजेश कुमार मिश्रा। तो मिश्रा जी ये बताइए, जैसे कि अमेठी से स्मृति ईरानी जी हैं और राहुल गांधी जी सुनाई दे रहा था कल तक, परसों तक, कि यहाँ से लड़ेंगे, मगर ऐसा क्या कारण हुआ कि राहुल गांधी जी यहाँ से नहीं लड़के रायबरेली भाग गए? वो अब उनका स्वेच्छा या उनके क्या विचार था, लेकिन सभी को, अमेठी के क्षेत्रवासियों को ये दिमाग में था कि राहुल जी यहाँ से अपना नामांकन करेंगे। और हम लोगों के भी दिमाग में था क्योंकि उनकी पुरानी सीट है, उनके पिताजी की रही। तो इस संदर्भ में सभी को आइडिया था कि वोटिंग यहाँ से इनकी होनी चाहिए। लेकिन अब उनकी पार्टी का या उनके जो भी उनके अध्यक्ष जी हैं, उनका क्या विचार रहा, अचानक जो सस्पेंस में रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें थी, लास्ट स्टेप तक कभी कल 24 आवर्स के पहले इन्होंने डिक्लेयर किया है। तो अब उनका जो भी रहा हो। भैया मोदी जी तो अभी भाषण दे रहे थे, 1 घंटे पहले दे रहे थे कि राहुल जी इतना डर गए हैं कि वो अपने अमेठी में नहीं लड़ पाए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए क्यों इतना बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री का तो खैर कोई चांस ही नहीं है, वहाँ तक जब कोई सोचना। नेता अपना परिवार छोड़ के, अपना जो कहते हैं अमेठी उनका परिवार था, चिल्ला रहे थे कि 15 साल हमने वहाँ राज किया, तो इतना क्यों डर गए कि उनको रायबरेली जाना पड़ा, अपनी माता जी के सीट पे लड़ना पड़ा उनको? हाँ, अब ये तो जाना तो नहीं चाहिए क्योंकि उनका यहाँ से सीट है, हमेशा यहाँ जीते भी हैं। हाँ, स्मृति ईरानी 2 महीने से चिल्ला रही हैं राहुल गांधी लड़ें, राहुल गांधी लड़ें, उनको हम 2 लाख वोटों से हराएंगे, अगली बार 50,000 वोटों से हराए थे। क्या यही डर है, इसी वजह से भाग गए वो? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है कितने वोटों से हराएंगे, वो तो लास्ट स्टेप है, जनता का विचार है क्या है। लेकिन अब जीत और हार ये तो जनता के निर्णय पे है। लेकिन हर प्रत्याशी जब भी मैदान में आता है तो ये सोच के नहीं आता है कि मुझे हारना है। हर प्रत्याशी की अपनी इच्छा होती है कि हमें जीतना है, मेहनत करेंगे। और मेहनत आपने क्या किया है जनता के बीच में, ये जनता निर्णय करती है। ठीक है, यदि आपने निर्णय काम किया है क्षेत्र में तो उसका रिस्पांस आपको मिलेगा। आपने जनता को कुछ दिया है तो जनता आपको उसका रिटर्न करेगी। और यदि जनता को आपने नहीं दिया है, केवल दूर से टाटा बाय बाय किया तो जनता भी टाटा बाय करेगी। आप